हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेरोपेनम, जो कि एक कार्बापेनम ग्रुप का एंटीबायोटिक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि इसका डोज और साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है। वो सब सारी डिटेल्स में हम लोग आज इस एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका देख लेते हैं। मेरोपेनम की क्रिया का तंत्र। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेरोपेनम। मेरोपेनम कार्बापेनम एंटीबायोटिक दवाओं के अशुद्ध वर्ग से संबंधित है। मेरोपेनम एक जो कार्बापेनम का ग्रुप है, ग्रुप का नाम है कार्बापेनम, और उस एंटीबायोटिक का और उसके अंदर जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है मेरोपेनम। मेरोपेनम जीवाणु कोशिका दीवार के संश्लेषण को रोककर अपनी जीवाणु नाशक गतिविधि करता है। दवा अपने लक्ष्य पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन तक पहुंचने के लिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों की सेल दीवारों को आसानी से पार कर जाती है। प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन्स के बीच मेरोपेनम एस्चेरिचिया कोलाई में प्रोटीन बाइंडिंग और फोर और स्टेफाइलो ओरियस में सूडोमोनास एरुजिनोसा में, और इसके अलावा उच्च संबंध प्रदर्शित करता है। कोमल ऊतक और जटिल मूत्रपथ के संक्रमण, मतलब जो यूटीआई हमारा होता है, जो बहुत ही सीवियर फॉर्म में अगर यूटीआई आपको हो गया हो तो उस वक्त भी ये दवाई उसमें दिया जाता है। रक्त प्रवाह में मेरोपेनम की अधिकता एकाग्रता अंतःशिरा प्रशासन के 1 घंटे के भीतर होती है। मतलब कि मेरोपेनम जो ब्लड में 1 घंटे के अंदर इसकी अधिकतम एक्सट्रीम जो इसका इफेक्ट है वो 1 घंटे में मिल जाता है। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बाद अधिकतम प्लाज्मा एकाग्रता 30 मिनट के भीतर हासिल की जाती है। और जब हम इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं तो ये 30 मिनट के भीतर ये फुल एक्शन में आ जाती है ये दवाई। मेरोपेनम की क्रिया की शुरुआत तेजी से होती है। प्रशासन के कुछ घंटों के भीतर एक जीवाणुनाशक प्रभाव देखा जाता है। मेरोपेनम की क्रिया की अवधि खुराक और इलाज किए जा रहे संक्रमण की गंभीरता के आधार पर भिन्न होती है। मतलब कि हर एक, जैसे कि किसी को बहुत ही सीवियर डिजीज है तो उसमें कितना सीवियरिटी है उस सीवियरिटी को देखते हुए इसका उपयोग किया जाता है। इसके डोज एडजस्ट किए जाते हैं। सामान्य तौर पर सामान्य गुर्दे फंक्शन वाले मरीजों में मेरोपेनम का आधा जीवन लगभग 1 घंटा होता है। जो नॉर्मल गुर्दे का फंक्शन होता है उसमें मेरोपेनम का हाफ लाइफ जो होता है वो 1 घंटा होता है। हालांकि खराब गुर्दे फंक्शन वाले मरीजों में आधा जीवन लंबा होता है। और खुराक के नियमों को तादाद अनुसार संयोजित किया जाना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि जिसका गुर्दा ठीक से अगर काम नहीं कर रहा है तो उसमें मेरोपेनम ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर रहेगा। और जिसका गुर्दा जो अच्छे से काम कर रहा है तो उसका हाफ लाइफ 1 घंटे का होगा। तो आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। मेरोपेनम को आमतौर पर हर 8 घंटे में अंतःशिरा में, मतलब हर 8 घंटे के दौरान, मतलब 3 घंटे, एक दिन में 3 बार इसको इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर हम लोग दे सकते हैं। और उपचार की अवधि कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक हो सकती है। तो मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह का केस होगा, जितना सीवियर किस्म का होगा उतना लंबा ये दवाई चलेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक हो सकती है। यह इलाज किए जा रहे संकेत और निगरानी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। तो वही मैंने आपको जो बताया वो वही चीज़ है ये। तो इसका देख लेते हैं हाउ टू यूज मेरोपेनम। मेरोपेनम का उपयोग कैसे करें। मेरोपेनम के इंजेक्शन के लिए पाउडर फॉर इंजेक्शन, इंजेक्टेबल सॉल्यूशन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। इसको पाउडर के फॉर्म में मिलाकर इसको इंट्रावेनस दे सकते हैं। इसके बाद इंजेक्टेबल सॉल्यूशन होता है, और इंट्रावेनसली दिया जाता है। इसके अलावा इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, जैसे कि सलाइन में इस इंजेक्शन को मिलाकर हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं यूजेज ऑफ मेरोपेनम के क्या क्या यूजेज हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। रक्त प्रवाह संक्रमण, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। अगर किसी को ब्लड स्ट्रीम में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या ब्लड में कोई बैक्टीरिया, वायरस या
एनारोबिक बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कुछ भी हो तो उसके लिए ये दवाई दिया जाता है। इसका काफ़ी ये एक्सटेंडेड एक्सपेक्ट्रम इसका होता है, बहुत बड़ा कवरेज ये कर लेता है ये एंटीबायोटिक। इसके बाद इसको दे सकते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में तीव्र फुफ्फुसीय उत्तेजना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक्यूट पल्मोनरी एक्जाकर्बेशन, उसमें दे सकते हैं। उसके बाद इसको मधुमेह, पैर संक्रमण, डायबिटिक में जैसे को किसी को अगर डायबिटिक होता है तो उसमें अगर किसी को डायबिटिक के साथ साथ उसको फुट में इन्फेक्शन है, फुट यानी कि फुट अल्सर है, तो उसमें भी मेरोपेनम चलाते हैं। उसके बाद मॉडरेट टू सीवियर केसेस में मेरोपेनम को दिया जाता है, माइल्ड केसेस में इसको यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद इंट्रा एब्डोमिनल का संक्रमण, जो पेट के अंदर में जो संक्रमण होता है किसी डिजीज से, तो उसमें भी मेरोपेनम हम लोग देते हैं। उसके बाद फिर है इंट्राक्रेनियल एब्सेस एंड स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेस। इसको एब्सेस जहाँ कहीं भी फोड़ा फुंसी या ब्रेन एब्सेस या लीवर एब्सेस, उन सब जगहों में इसको इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, या तो आईवी देते हैं, या तो आईएम देते हैं, या फिर इसको इन्फ्यूजन में चला कर देते हैं। इसके बाद मिलियोडोसिस में देते हैं, इसके बाद मेनिंजाइटिस में देते हैं, उसके बाद न्यूरोपैथिक एंट्रोकोलाइटिस में देते हैं, उसके बाद हो गया न्यूट्रोपिनिक बुखार, न्यूट्रोपिनिक फीवर में देते हैं, हाई रिस्क कैंसर पेशेंट में देते हैं, और ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड डिससाइटिस में भी यूज करते हैं। उसके बाद पेरिटोनाइटिस में यूज करते हैं। उसके बाद निमोनिया में यूज करते हैं, जो कि सीवियर निमोनिया होता है, सूडोमोनास से अगर निमोनिया हो गया तो उन उन सब केस में मेरोपेनम यूज करते हैं। उसके बाद हो गया प्रोस्टेटिक जॉइंट इन्फेक्शन, प्रोस्टेट में जो जॉइंट होता है उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें देते हैं। उसके बाद सेप्सिस में देते हैं, सेप्टिक शॉक में देते हैं, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, अगर स्किन का या सॉफ्ट टिश्यू का अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, या किसी दूसरा एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सी उसका जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा, जो स्किन का इन्फेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसमें हम लोग मेरोपेनम यूज़ करते हैं। उसके बाद है मूत्रपात, यूटीआई में देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में देते हैं। एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड जिसको बोलते हैं सिस्टाइटिस, और एक होता है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जिसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो हम लोग इसको पाइलोनेफ्राइटिस में दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके मेरोपेनम के बेनिफिट क्या है, लाभ, इसका फ़ायदा क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मेरोपेनम लक्षणों से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है, और काटने के घाव के संक्रमण, उपचार, एंथ्रेक्स, रक्त प्रवाह के संक्रमण, सिस्टिक फाइब्रोसिस में तीव्र फुफ्फुसीय उत्तेजना, मध्य से गंभीर मधुमेह, पैर संक्रमण, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े या उच्च जोखिम वाले समुदाय, अधिग्रहिता इंट्रा के उपचार और रख रखाव के लिए भी मदद कर सकता है। पेट में संक्रमण, इंट्राक्रेनियल और स्पाइनल एपिड्यूरल फोड़ा, मेलियोडोसिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये सब मैंने आपसे बात किया पहले भी। इसके बाद देख लेते हैं इसका इंडिकेशन। मेरोपेनम को निम्नलिखित नैदानिक संकेतों में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है: रक्त प्रवाह संक्रमण, ब्लड स्ट्रीम में सिस्टाइटिस, फाइब्रोसिस, जो कि हमने पहले भी देख लिया है, ये गलती से ऐड हो गया दोबारा। इसके बाद देख लेते हैं मेरोपेनम, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेरोपेनम, मेरोपेनम के प्रशासन की विधि। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देख लेते हैं हम लोग रक्त प्रवाह, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन अगर किसी को हो और सीवियर किस्म का हो, तो उसमें हम लोग आईवी देंगे हर 8 घंटे में 1 से लेकर 2 ग्राम, मतलब इसको दिन में इंट्रावेनस देंगे, आईवी देंगे इसको, और इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं, 1 से लेकर 2 ग्राम तक। सिस्टिक फाइब्रोसिस, तीव्र फुफ्फुसीय उत्तेजना में इसको, सिस्टिक जो फाइब्रोसिस है, एक्यूट पल्मोनरी एक्जाकर्बेशन में इसका डोज जो है होता है वो हर 8 घंटे में 2 ग्राम दिया जाता है, दिन में 3 बार। उसके बाद डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, मॉडरेट टू सीवियर में इसको हर 8 घंटे में 1 ग्राम इसको दिया जाता है। उसके बाद इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन और हेल्थ केयर से जुड़ा हाई रिस्क कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन में हम लोग इसका डोज हर 8 घंटे में 1 ग्राम देते हैं, मतलब 1 ग्राम TDS चलाते हैं, 1 ग्राम TDS। इंट्राक्रेनियल फोड़ा, स्पाइनल एपिड्यूरल फोड़ा, इंट्रा एब्सेस एंड स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेस, हर इस केस में हम लोग हर 8 घंटे में 2 ग्राम। इसके बाद मिलियोडियोसिस में 2 ग्राम TDS। उसके बाद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में 2 ग्राम TDS। उसके बाद न्यूट्रोपिनिक में 1 ग्राम TDS। उसके बाद न्यूट्रोपिनिक फीवर, हाई रिस्क कैंसर पेशेंट्स में पर डे 1 ग्राम TDS। इसके बाद अस्थि मज्जा, ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड डिससाइटिस,
उसमें हम लोग हर पर डे उसको 2 ग्राम देंगे, 2 ग्राम करके देंगे पर डोज TDS देना होगा इसको। उसके बाद पेरिटोनाइटिस में हर 8 घंटे में 1 ग्राम। उसके बाद निमोनिया में हर 8 घंटे में 1 ग्राम। उसके बाद जो है और प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन में हर 8 घंटे में 1 से लेकर 2 ग्राम तक दे सकते हैं। उसके बाद सेप्सिस में और सेप्टिक शॉक में हर 8 घंटे में 1 से 2 ग्राम दे सकते हैं। उसके बाद हो गया स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में हर 1 ग्राम TDS। उसके बाद जटिल कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हर 8 घंटे में इसको TDS दे सकते हैं 1 ग्राम करके। उसके बाद देख लेते हैं मेरोपेनम की खुराक की ताकत, डोजेज, इसके डोजेज स्ट्रेंथ ऑफ मेरोपेनम, इसका डोजेज और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में देख लेते हैं। इन्फेक्शन के लिए पाउडर, पाउडर फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन के लिए मेरोपेनम पाउडर 500 mg के 1 ग्राम mg का आता है, 2 ग्राम का आता है, दवा वाली शीशियों में उपलब्ध है। और इंजेक्शन तो आप इसको जिस तरह का केस जितना सीवियर रहेगा उतना हाई डोज में देंगे हम लोग। अगर थोड़ा माइल्ड किस्म का अगर होगा तो 500 mg का यूज़ करेंगे, अगर थोड़ा मॉडरेट होगा तो 1 ग्राम यूज़ करेंगे, उसके अगर सीवियर होगा तो 2 ग्राम पर डोज देंगे। पर डोज TDS मतलब पर डोज देना होगा 2 ग्राम। अगर सीवियर केस है तो उसको दिन में 3 बार देना होगा। इंजेक्शन सोल्यूशन फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन के लिए मेरोपेनम सोल्यूशन 500 मिलीग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम का आता है। और इंजेक्शन के लिए सोल्यूशन पाउडर जो आता है वो 1 ग्राम और 2 ग्राम और 500 mg का भी आता है। उसके बाद देख लेते हैं मेरोपेनम के खुराक के रूप, डोजेज फॉर्म्स ऑफ मेरोपेनम। इंजेक्शन के लिए पाउडर, इंजेक्शन योग्य सोल्यूशन जिस अंतःस्राव जल से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। उसके बाद देख लेते हैं डोजेज एडजस्टमेंट इन किडनी, अगर किसी की किडनी डैमेज हो रहा है तो उसको हम लोग इस दवाई को उस पेशेंट में अगर हम लोग को देना ही पड़ रहा है, किसी किडनी फंक्शन वाले जिसका किडनी खराब हो रहा है तो उसको हम लोग फिर कैसे देंगे वो हम लोग बात करेंगे वहाँ पर। यह क्रिएटिनिन क्लियरेंस से 30 ml पर मिनट 1.70 मीटर स्क्वायर से अधिक है तो मेरोपेनम के लिए कोई खुराक संयोजन की आवश्यकता नहीं है। अगर याद रखिएगा कि अगर क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 30 ml पर मिनट पर 1.73 इस मीटर स्क्वायर से अधिक है तो इसको मेरोपेनम की खुराक में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आप जैसा देना चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। उसके बाद अगर 30 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर से कम क्रिएटिनिन क्लियरेंस वाले और रोगी हैं और अंतःचरण वृक्क रोग जैसे कि लास्ट स्टेज में वृक्क रोग हमें पहुंच चुके हैं तो उसमें हम लोग मेरोपेनम की अनुशंसित खुराक प्रतिदिन 500 मिलीग्राम अंतःस्राव प्रशासित है। तो जिसका भी ये क्या बोलता है अंतःचरण वृक्क रोग है मतलब लास्ट स्टेज का रोग है वृक्क का, तो उसमें हम लोग 500 mg का डोज देंगे TDS। उसके बाद डायलिसिस प्राप्त करने वाले मरीजों में सिफारिश की खुराक 500 मिलीग्राम रखा है। तो किडनी जिसका डैमेज है और जिसका डायलिसिस चल रहा है उसको भी ये डोज को हम लोग 1 ग्राम या 2 ग्राम नहीं देंगे बल्कि 500 mg TDS चला सकते हैं। उसके बाद पहले मेरे उसके बाद हम लोग देख सकते हैं हेपेटिक हानि रोगियों खुराक संयोजन, डोजेज एडजस्टमेंट इन हेपेटिक इम्पेयरमेंट पेशेंट से जिसका हेपेटिक में कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है या वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे वो कितना डोज देना है वो देख लेते हैं। यह पाया गया है कि हेपेटिक हानि के लिए कोई खुराक संयोजन की आवश्यकता नहीं है। हेपेटिक जिसका भी हेपेटिक में कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन है तो उसमें कोई डोज एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप नॉर्मल दे सकते हैं। बाल रोगियों के खुराक में संयोजन, डोज एडजस्टमेंट इन पीडियाट्रिक, बच्चों में इसका डोज कैसे देना है वो देख लेते हैं। अति संवेदनशील संक्रमण के लिए नॉन CNS में हम लोग बच्चों को देंगे, शिशु, बच्चे और किशोर IV इंट्रावेनसली देंगे 20 mg पर kg पर डोज हर 8 घंटे में। उसके बाद हम लोग अधिकतम इसको बढ़ा कर ले जा सकते हैं 1000 मिलीग्राम पर डोज तक। उसके बाद ऊंचे MIC वाले आइसोलेट के कारण होने वाले संक्रमण के लिए विस्तारित इन्फ्यूजन की आवश्यकता हो सकती है। उसके बाद हर 8 घंटे के लिए 40 मिलीग्राम खुराक, अधिकतम खुराक 2 ग्राम
पर डोज त्वचा। और ये जो जिसका मेनिंजाइटिस ये का प्रॉब्लम है उसको हर 8 घंटे में हम लोग 40 मिलीग्राम पर किलोग्राम के डोज के हिसाब से पर डोज देंगे। दिन में 3 बार देंगे और 2 ग्राम से ज़्यादा इसका डोज नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद सीवियर रिएक्शन नहीं तो हो सकता है। उसके बाद प्रत्येक जो त्वचा का इन्फेक्शन है उसमें हम लोग 8 घंटे में 20 mg पर केजी पर डोज देंगे। अधिकतम जो मैक्सिमम डोज होगा वो 1 ग्राम पर डोज होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं डाइटरी रेस्ट्रिक्शन एंड सेफ्टी एडवाइस ऑफ मेरोपेनम। मेरोपेनम में क्या डाइटरी डाइट का एडवाइस करेंगे पेशेंट को, वो हम लोग देख लेते हैं। मेरोपेनम डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस एंड सेफ्टी एडवाइस ऑफ मेरोपेनम इन हिंदी, इसको हिंदी में देख लेते हैं। मेरोपेनम के उपयोग से संबंधित कोई विशिष्ट आहार प्रतिबंधित नहीं है। मेरोपेनम में कोई स्पेशल खाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के हिस्से के रूप में एक स्वस्थ और संतुलित आहार का पालन करना आवश्यक है। और एक अच्छे सेहत के लिए आपको अच्छा खाना पीना चाहिए ताकि आपका जो सेहत है, जो हेल्थ है वो अच्छा रहे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसका मेरोपेनम का कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पर हम लोग इसको नहीं दे सकते हैं। मेरोपेनम के निम्नलिखित स्थितियों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया जा सकता है, जिससे कि जिन रोगियों को मेरोपेनम के किसी भी घटक या उसी वर्ग के अन्य दवाइयों के ज्ञात हाइपर सेंसिटिविटी या जिन्होंने बीटा लैक्टम के लिए एनाफाइलेक्टिक प्रतिक्रियाओं एनाफाइलेटिक रिएक्शन का अनुभव किया है, मेरोपेनम के उपयोग के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मतलब कि मेरोपेनम के किसी भी, जैसे कि मेरोपेनम किस ग्रुप का मेडिसिन है, वो कार्बापेनम ग्रुप का मेडिसिन है। तो कार्बापेनम के अंदर आता है मेरोपेनम, फेरोपेनम, इमीपेनम। तो अगर किसी को अगर फेरोपेनम किसी पहले दिया जा चुका है और उससे उसको रिएक्शन हो गया है तो उस पेशेंट को भी हम लोग मेरोपेनम नहीं देंगे, क्योंकि क्लास तो वही है, उसी की दवाई भले ही दूसरा है लेकिन क्लास तो वही है। इसीलिए हम लोग ये दवाई अवॉइड करेंगे। और जिसको बीटा लैक्टम, जैसे कि सिफेलोस्पोरिन हो, ये पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, ये सब दवाइयों से अगर एलर्जी है किसी को तो उस पेशेंट को भी हम लोग मेरोपेनम नहीं देंगे। और उसके बाद देख लेते हैं मेरोपेनम के उपयोग, चेतावनी और सावधानियाँ, वार्निंग्स और इसके प्रिकॉशंस प्रिकॉशन के बारे में देख लेते हैं। चिकित्सक को रोगियों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और नियमानुसार फार्माकोलॉजिकल रखना चाहिए। बीटा लैक्टम थेरेपी प्राप्त करने वाले मरीजों ने गंभीर और कभी-कभी घातक हाइपरसेंसिटिविटी प्रतिक्रियाओं की सूचना दी है, जो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और अन्य बीटा लैक्टम सहित कई एलर्जी के प्रति संवेदनशील इतिहास लोगों में होने की अधिक संभावना है। मेरोपेनम के साथ चिकित्सा शुरू करने से पहले एलर्जी के लिए पिछली हाइपरसेंसिटिविटी प्रतिक्रियाओं के बारे में सावधानीपूर्वक जांच की जाना चाहिए। या अगर हम लोग मेरोपेनम किसी को अगर देते हैं तो उसको पहले स्किन टेस्ट कर लें। स्किन टेस्ट हम लोग पहले मेरोपेनम का कर लेंगे। अगर रिएक्शन कुछ नहीं हुआ तो हम लोग फिर इसको चला सकते हैं। यदि मेरोपेनम दवा के एलर्जी प्रतिक्रिया होती है तो हम लोग दवाई को बंद करेंगे। अगर प्रतिक्रिया नहीं होगा तो हम लोग दवाई को कंटिन्यू करेंगे। और मेरोपेनम के केवल तभी निर्धारित करना महत्वपूर्ण है जब एक सिद्ध या अत्यधिक संदिग्ध जीवाणु संक्रमण या रोग निरोधी संकेत हो। मतलब मेरोपेनम उस कंडीशन में देंगे जिसमें सीवियर इन्फेक्शन हो, उसमें उसमें देंगे जिसका कोई भी दूसरा एंटीबायोटिक से जो इन्फेक्शन ठीक ना हो रहा है, उसमें उस केस में हम लोग मेरोपेनम यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसके बाद हम लोग गुर्दे की स्थिरता वाले रोगियों, रीनल डिसफंक्शन, जिसको किडनी में खराबी है तो या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ये सब देखा गया है मेरोपेनम देने के बाद। लेकिन कोई नैदानिक रक्तस्राव नहीं बताया गया है। यदि चिकित्सा के दौरान अतिसंक्रमण होता है तो उचित उपाय किए जाने चाहिए। हेमोडायलिसिस पर रोगियों में दवा मेरोपेनम के उपयोग के संबंध में अपर्याप्त जानकारी है। उसके बाद देख लेते हैं अल्कोहल के साथ अगर इसको लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। आमतौर पर मेरोपेनम लेते समय शराब के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है। शराब का सेवन चयापचय, मेटाबॉलिज्म और दवा के उन्मूलन को प्रभावित कर सकता है। जो मेरोपेनम मेडिसिन है, अगर उसके साथ शराब के साथ अगर वो मेडिसिन ले लिया जाए तो ये दवाई का जो मेटाबॉलिज्म है, जो पचाने की जो काम है, वो उसका ख़राब कर देगा और ठीक से ये
मेटाबॉलाइज अगर मेरोपेनम नहीं होगा तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। उसके बाद देख लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वार्निंग। जो स्तन पान कराती है उसके लिए क्या चेतावनी है। यह ज्ञात नहीं है कि क्या मेरोपेनम मानव स्तन के दूध में उत्सर्जित होता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि नर्सिंग माताओं को मेरोपेनम का प्रखंड रखते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए अभी तक कोई रिसर्च आया नहीं है, तो इसमें अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग करती है कोई महिला, तो उसमें हम लोग इस मेडिसिन को अवॉइड करेंगे। इसकी जगह कोई और देंगे जो कि जो स्तन के दूध में उत्सर्जित नहीं होता, वैसा मेडिसिन हम लोग देंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रेगनेंसी में इसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो प्रजनन पर मेरोपेनम के प्रभावों की जांच करने वाले अध्ययन चूहों और सिनोमोलक्स बंदर और मंकी पर इसका ट्राई किया गया था। उसके बाद जो रिजल्ट निकला वो 1000 मिलीग्राम, सॉरी, इसका जो डोज जो दिया था उसको, वो दिया था 1 ग्राम पर केजी पर डे और 360 मिलीग्राम पर केजी पर डे तक की खुराक के साथ आयोजित इसको ट्राई किया गया था, जो लगभग 1.8 इंटू और 3.7 इंटू है, मतलब 1.8 गुना और 3.7 गुना है। हर 8 घंटे में 1 ग्राम की विशिष्ट खुराक पर मानव जोखिम। इन अध्ययनों ने दवा मेरोपेनम के कारण प्रजनन क्षमता में कमी या भ्रूण को नुकसान का संकेत नहीं दिया। हालांकि अगर हम लोग प्रेगनेंसी में 1 ग्राम तक अगर मेरोपेनम चला सकते हैं, क्योंकि उस उतना डोज में ये फीटस को ख़राब नहीं करेगा। हालांकि चूहों में भ्रूण के शरीर में वजन में लगभग 250 मिलीग्राम पर डे पर केजी पर डे के आधार पर, जो कि हर 8 घंटे में 1 ग्राम की खुराक पर मानव जोखिम का 0.4 गुना है। ये चूहा में जो ये देखा गया था, उसको जब ये मेरोपेनम का दवाई दिया था, तो जो मानव में जो आदमी में नुकसान जितना हुआ था उससे 0.4 गुना ही, उससे भी उसको इतना कम दिखा था। और अधिक खुराक में मामूली बदलाव था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। मैं वर्तमान में गर्भवती महिलाओं में पर्याप्त और अच्छी तरह से नियंत्रित अध्ययन नहीं है, और पशु प्रजनन अध्ययन ने हमेशा मानव प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो ये जो मेरोपेनम है, इसका जो प्रेगनेंसी में इसका रिसर्च नहीं किया गया है अभी तक कोई फीमेल समेत। तो इसको आप देख सकते हैं कि अगर कंडीशन कैसा है, तो अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और उसकी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अगर नहीं है, तब इसको दे सकते हैं, नहीं तो इसको फिर अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं फूड वार्निंग में मेरोपेनम का उपयोग से संबंधित कोई खाद्य चेतावनी नहीं है। खाने के साथ कोई समस्या नहीं होगा। इसको अगर लेंगे, इस मेडिसिन को लेंगे, तो उसके बाद मेरोपेनम की प्रतिकूल प्रतिक्रिया एडवर्स रिएक्शन, जो इसको छोड़ देंगे अगर दवाई जितना दिन चलाना होगा, उसके बाद उसको दवाई को एक टाइम पर अगर जब हम लोग बंद करेंगे, तो उसमें एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आएगा वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मेरोपेनम से संबंधित। तो सामान्य जो कॉमन है एडवर्स इफेक्ट, वो है डायरिया यानी कि दस्त, वोमिटिंग यानी कि उल्टी करना, स्किन रैश यानी कि त्वचा के लाल चकत्ते। उसके बाद इंजेक्शन स्थल पर दर्द या सूजन, पेन और इन्फ्लेमेशन एट द इंजेक्शन साइट। उसके बाद हेडेक। उसके बाद जो लेस कॉमन होता है, बहुत ही कम चांस में ये सब हो सकता है, जैसे कि चक्कर आना, डिजीनेस, खुजली जैसे कि इचिंग होना, पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन, फंगल संक्रमण जैसे थ्रस या योनि खमीर संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन सच एज थ्रस और वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन, कम सफ़ेद रक्त कोशिका गिनती, ल्यूकोपीनिया, लो वाइट ब्लड सेल काउंट ल्यूकोपीनिया, उच्च यकृत एंजाइम ट्रांसएमिनेज, हाई लीवर एंजाइम से ट्रांसएमिनेज। उसके बाद रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ सकता है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो सकता है। उसके बाद जो हाई लेवल्स ऑफ क्रिएटिनिन इन द ब्लड, क्रिएटिनिन आपका बढ़ सकता है। उसके बाद पोटेशियम बढ़ सकता है। उसके बाद सोडियम का लेवल बढ़ सकता है और उसको हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद हो सकता है, लेकिन ये सब काफ़ी लेस कॉमन है, काफ़ी बहुत कम केसेस में होता है, बहुत ही रेयर केसेस में होता है। उसके बाद देख लेते हैं दुर्लभ। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है ऐसा, जैसे कि सीजर से किसी को आ गया, ये दवाई ये छोड़ने के बाद, जैसे कि एनाफाइलेक्सिस हो गया, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ये दवाई छोड़ने के बाद ब्लड डिसऑर्डर हो गया, सच एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हेमोलाइटिक एनीमिया।
और जैसे कि जॉनसन सिंड्रोम हो गया इसको छोड़ने के बाद, और उसके बाद टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, रेयर एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग स्किन कंडीशन। ये बहुत ही रेयर होता है और लाइफ थ्रेटनिंग, इससे जान भी जा सकती है। तो इससे ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है। तो ये भी, इसको भी होने का चांसेस है, लेकिन होता नहीं है, लेकिन होने के चांसेस है। उसके बाद देख लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन ऑफ मेरोपेनम। मेरोपेनम तो किस ड्रग के साथ नहीं दे सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। मेरोपेनम की नैदानिक रूप से प्रासंगिक दवा पारस्परिक क्रिया संक्षेप में यहाँ दी गई है। प्रोबेनिसिड के साथ अगर हम लोग मेरोपेनम की यूज़ करेंगे तो ट्यूबुलर स्राव, जो ट्यूबुलर का स्राव होता है उसको रोक सकता है, जिसके कारण गुर्दे के उत्सर्जन में कमी आ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप उन्मूलन आधा जीवन, जिसको हाफ लाइफ है वो 38% तक, और प्रणालीगत जोखिम जो इसका हाफ लाइफ है वो 1 घंटे से घटकर 38% हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर एक घंटा है 100%, तो वो उसका अगर परसेंटेज निकाल के देखेंगे जितना आएगा उतना हो जाएगा, और जोखिम जो हो है वो 56% तक ऊपर हो जाएगा। इसके बाद तो नतीजतन मेरोपेनम के साथ प्रोबेनिसिड को प्रशासित करने की सलाह नहीं दी जाती है। तो जो फाइनल है वो प्रोबेनिसिड, अगर आप मेडिसिन चला रहे हैं तो उसके साथ हम लोग मेरोपेनम को यूज़ नहीं करेंगे, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्रग इंटरेक्शन के रूप में। उसके बाद वेल्पोरिक एसिड भी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग दे सकते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेरोपेनम। मेरोपेनम की जो साइड इफ़ेक्ट है उसको देख लेते हैं, जो कॉमन है बहुत ही ज़्यादा दवाई लेने पर, वो देख लेते हैं। नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, स्किन रैश हो सकता है, पेन, रेडनेस और स्वेलिंग इंजेक्शन साइट में हो सकता है। उसके बाद देख लेते हैं चक्कर आना, डिजीनेस, ये तो रेयर कंडीशन है। स्वाद या गंध में परिवर्तन, ये भी रेयर केस है। अनिद्रा या सोने में परेशानी, ये भी बहुत ही रेयर केस है। उसके बाद यूज ऑफ इन स्पेसिफिक पॉपुलेशंस, विशिष्ट आबादी में मेरोपेनम का उपयोग। गर्भावस्था श्रेणी बी, प्रेगनेंसी कैटेगरी बी, प्रजनन पर मेरोपेनम के प्रभावों की जांच करने वाले अध्याय चिन्हों, और ये तो हमने देख लिया। और उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, ये भी देख लिया। उसके बाद जो पीडियाट्रिक यूज है वो हम लोग देख लेते हैं मेरोपेनम का, कि पीडियाट्रिक अगर किसी को डिजीज है तो उसमें हम लोग कितना डोज चलाएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। मेरोपेनम के नैदानिक अध्ययन में कुल विषयों में से लगभग 30% 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के थे, जबकि 11% 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के थे। इसी तरह जटिल त्वचा और तरल संक्रमण वाले 511 रोगियों के लिए एक अध्ययन में 18 से 65 वर्ष से 18% था। उसके बाद वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ओवरडोज का मैनेजमेंट, अगर मेरोपेनम लेने के बाद अगर पेशेंट को ओवरडोज हो गया तो उसको कैसे मैनेज करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चिकित्सकों को उपचार के साथ साथ मेरोपेनम की अधिक मात्रा की पहचान के बारे में जानकार होने के साथ सतर्क भी होना चाहिए। मेरोपेनम की अधिक मात्रा से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, ऐसे मामलों में शीघ्र उपचार कंपलसरी है। मेरोपेनम ओवरडोज के लक्षण में दौरे, भ्रम, चेतना की हानि और सांस लेने में कठिनाई शामिल हो सकती है। अगर इन सब के आपको मेरोपेनम टेबलेट आपने किसी पेशेंट को दिया और इन सब में से अगर कोई चीज़ आपको देखने को मिल रहा है आपके पेशेंट में, तो आपको एज ए ओपीडी उसको चेक नहीं करना है, उसको सीधे हॉस्पिटल भेजना है, सेंटर भेजना है। उसके बाद इसका फार्माकोलॉजी थोड़ा देख लेते हैं। मेरोपेनम एक प्रकार का कार्बापेनम एंटीबायोटिक है, जो कि पहले ही बात कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद मेरोपेनम की वितरण मात्रा पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। उसके बाद मेरोपेनम लगभग 2% प्लाज्मा प्रोटीन से बंधा होता है। उसके बाद जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है वो मेटाबॉलिज्म मेरोपेनम का मुख्य रूप से अपरिवर्तित उत्सर्जित होता है। मेरोपेनम का एक मेटाबोलाइट माइक्रो बायोलॉजिकल रूप से निष्क्रिय है। उन्मूलन का मार्ग, रूट ऑफ एलिमिनेशन, जो ये बाहर निकलेगा मेरोपेनम, जैसे कि इसका हाफ लाइफ है 8 आवर, तो 8 घंटे के बाद ये दवाई जब शरीर से बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा,
ये देख लेते हैं। मेरोपेनम की अंतःशिरा प्रसाद खुराक का लगभग 70% 12 घंटों में मूत्र में अपरिवर्तित होता है। 12 घंटे के अंदर 70% शरीर से यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। उसके बाद 12 घंटे के बाद में मेरोपेनम का थोड़ा पता लगाने योग्य मूत्र उत्सर्जन होता है। उस और तो आज का जो एंटीबायोटिक था, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ पढ़ा, बहुत डिटेल में जानकारी लिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।